गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंतर्गत थर्ड यूनिट के अंतर्गत न्यू टॉपिक से घर्षण। आखिर घर्षण होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक से देखिए, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आप किसी बॉल को हल्का सा धक्का मार के छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वह बॉल रुक जाती है। रुकती है नहीं रुकती। कई बार क्या होता है, मेज पर आपने बॉल हल्के से पुश करके यानी हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया तो बॉल भी कुछ ना कुछ दूरी पर जाके रुक जाएगी। ठीक है, आखिर वह रुकती क्यों है, यानी कि जिस स्पीड से मोशन कर रही है यानी गति कर रही है उसी स्पीड से उसको गति करना चाहिए, लेकिन वह रुकती क्यों, कहीं एक कुछ दूरी पर जाके वह रुक क्यों जाती है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिए, मैं पहले तो सिंपल से बता दे रहा हूँ, घर्षण बल वह बल होता है जो आपकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। क्या करता है? गति का विरोध करता है। अब वो कैसे करता है, ये देखिए। माना कोई एक पृष्ठ है, क्या है? सतह है। ये सतह है, सतह के ऊपर एक गुटका रखा हुआ है ना। सतह के ऊपर एक गुटका रखा हुआ है, ठीक है, गुटका रखा हुआ है। अब इस गुटके का कोई ना कोई भार तो होगा। अब गुटके का भार कहाँ कार्य कर रहा होगा? इस मेज के ऊपर, यानी कि ये सतह है किसकी? मेज की सतह है, ठीक है। अब गुटके जो मेज है, मेज के ऊपर मैंने गुटका रख दिया। अब गुटके का भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर, है ना। हमारा भार इसका mg है। क्या है? mg, ठीक है, भार mg है। तो इस भार के अब मेज पे रखा हुआ है, तो मेज या किसी सतह पे है तो उस सतह पर अथवा मेज के द्वारा भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा होगा। तो यह प्रतिक्रिया बल बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रहता है, पैरेलल में मान लो इसे, ठीक है। ये शेप नहीं बना, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि प्रतिक्रिया बल माना P है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जिस पृष्ठ पर ये देखिए, ये इस सतह पे, इस सतह पे ही तो मिल रहे हैं, गुटका और मेज इस सतह पे ही तो मिल रहे हैं। तो इनके मध्य में कोई ना कोई एक बल कार्य करता है, जो इनके मध्य में इस सतह पर जहाँ ये मिलते हैं उस सतह पर कोई ना कोई एक ऐसा बल कार्य करता है जो इनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यदि हम धक्का यदि पुश इस तरीके से इस डायरेक्शन में किया है, धक्का इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो जो फ्रिक्शंस बल हो, जो एक बल होगा वो इसकी गति का विरोध करेगा। क्या करेगा? गति का विरोध करेगा। और गति का विरोध करता है तभी एक निश्चित दूरी पे जाकर रुक जाती है। अब गति का विरोध तो कर रहा है, ठीक है। तो घर्षण बल वह बल है जो एक सापेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव जो सामान्य बल है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही वस्तु है ना, उसके हमेशा अपोजिट होगा। यदि हमने फोर्स इधर लगाया तो घर्षण बल कैसा होगा? अपोजिट होगा। याद रखिए, ठीक है। यानी घर्षण बल वह बल होता है जो सापेक्षिक गति का विरोध करती है, ठीक है। समझ में आ गया? यदि वस्तु मूवमेंट यूँ कर रही है तो घर्षण बल इस तरीके से इसके अपोजिट लगेगा और क्या करेगा? इसका विरोध करेगा, ठीक है। तो जिसके कारण ये एक दूरी पे जाके रुक जाती है। अभी देखना, मैं और कंसेप्ट इसी में है। अब देखिए, पहले तो सिंपल सा है, यानी सामान्य रुका हुआ है कोई पिन, है ना। गुटका आपका या कोई वस्तु आपकी चौकोर वस्तु है, वो यहाँ पर रुकी हुई है ना, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अचानक मैं क्या करता हूँ? हल्का सा फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? हल्का सा फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन हल्का सा फोर्स लगाता हूँ तो इसमें मूवमेंट नहीं होता है। क्या? यानी ये हिलती भी नहीं है। क्या नहीं करते? यानी गति नहीं करती, बस हल्का सा हिलेगी, गति नहीं करेगी, ठीक है। तो जिसके कारण जो प्रतिक्रिया बल होता है वो उसका मूवमेंट
वह थीटा एंगल बना लेता है। यानी पहले ये था, अब ए क्या बना लेता है, थीटा एंगल बना लेता है। थोड़ा बस ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, थीटा एंगल बना लिया। अब ये थीटा एंगल बना लेता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? बताइए मुझे अब इसमें क्या है, देखिए बेटा, अब अचानक इसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ। माना ये जो पहले पोजीशन P थी वो पोजीशन यहाँ पर आ गई। कहाँ पर आ गई? पहले वाली पोजीशन यहाँ पर आ गई। यानी पहली वाली पोजीशन के पिक्चर इसने थीटा एंगल बना लिया। क्या बना लिया? थीटा एंगल। अब इसको यानी जो परिणामी आपका प्रतिक्रिया बल है P है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ। किसमें? दो घटकों में विभाजित करता हूँ। दो घटकों में विभाजित करता हूँ तो एक तो ये सीधे देखो पहले वाली पोजीशन जे हट गया था, जे यहाँ पे आ गया, तो एक तो इसके बिल्कुल यानी कि सतह है, सतह की लंबवत घटक है, इसको आर मान लिया। क्या मान लिया? सतह जे है आपकी, इसके लंबवत आर मान लिया, और इसके पहला जे आपने एफ एस, ठीक है, क्या मान लिया? एफ एस, ठीक है। तो अब ये देखिए, जे एफ एस हो गया, जे आपने इसके समांतर घटक, जे इसके समांतर घटक है, जे आपका, ठीक है। अब फोर्स आप लगा रहे हो इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? फोर्स एफ। तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो घर्षण हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट। तो घर्षण बल क्या बल होता है? जो इस बल के अपोजिट कार्य कर रहा है, ठीक है। घर्षण बल इस बल के अपोज कार्य कर रहा है, जो कि अर्थात उसकी सापेक्षिक गति का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा? अब देखिए अचानक फिर मैं क्या करता हूँ, बल की मात्रा बढ़ा देता हूँ। बल की मात्रा बढ़ा देता हूँ, तो जब बल की मात्रा बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? बेटा, ये मूवमेंट करने लगेगा, ये गति करने लगेगा। यानी जो गुटका है वो गति करने लगेगा। तो यानी कि एक कंडीशन ऐसी आती है बेटा कि प्रारंभ में तो जब रुका हुआ है तब जे F इक्वल टू एफ एस है, ठीक है, ठीक है बेटा। और एफ एस ही बल को सामान्य स्थिति में बनाए रखता है, यानी कि संतुलन में बनाए रखता है। यानी कि एफ एस जो घर्षण बल है ना, वही बल इस गुटके को संतुलन की अवस्था में बनाए हुए है। कैसा? संतुलन की अवस्था में, ठीक है। जबकि आर जो प्रतिक्रिया बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, वो नीचे वाले भार, जो बाहर गुटके का भार है mg, इसको संतुलन की अवस्था में बनाए हुए है, ठीक है। क्या बनाए हुए? संतुलन की अवस्था में बनाए हुए। तो अर्थात देखिए आपने आर पी और आर यानी प्रतिक्रिया बल और जो परिणामी, जो एक तरह से पूरा हो गया परिणामी बल, और जे प्रतिक्रिया बल। ठीक है बेटा। तो जब मैं इस पर और फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाया आपने, तो फोर्स लगाते हैं तो प्रारंभ में तो इस संतुलन की अवस्था में था, रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स की मात्रा और बढ़ाता जाता हूँ तो मेरी जो घर्षण की मात्रा, जो घर्षण था, घर्षण बल की जो मात्रा थी वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होती है किससे? लगने वाले बल। जब और लगने वाली बल की अपेक्षा कम हो जाती है तो उस यानी कि फ्रिक्शन, जो आपका घर्षण फ्रिक्शन है एफएस, जो घर्षण बल है वह इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसको यानी कि संतुलन में यानी कि उसको रोक नहीं पाता, एक मैक्सिमम स्टेट पर पहुंच जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक है, सीमांत घर्षण, ठीक है बेटा। यानी सीमांत घर्षण बल की वह अवस्था होती है
जो कि उसकी सापेक्षिक गति का, किसी वस्तु की सापेक्षिक गति का विरोध नहीं कर पाता और वस्तु चलना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात अब देखिए सीमांत घर्षण हो गया। अब जब तक वस्तु रुकी हुई थी यानी वस्तु विराम अवस्था में थी, तब तक उस बल, उस घर्षण को हम स्टैटिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक घर्षण, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? स्टैटिक। लेकिन जैसी वस्तु गतिमान हो जाती है तो उस वक्त जो आपका घर्षण होगा वो गतिक घर्षण होगा, ठीक है। यानी कि घर्षण के दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा गतिक। विराम अवस्था के दौरान जो घर्षण होगा वो क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिक घर्षण कहलाता है। और गति की अवस्था के दौरान जो घर्षण होगा उसको क्या कहेंगे? हम गतिक घर्षण कहते हैं। इसको जहां एफ एस को स्टैटिक यानी कि विराम अवस्था के दौरान और गति को हम एफ के द्वारा डिनोट करते हैं। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? और सीमांत घर्षण वह यानी कि अवस्था होती है जिस पर वह यानी कि जिसके आगे कोई वस्तु मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। एक मिनट, ठीक है, जिसके के अंदर कोई वस्तु मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसी से अभी मैं और भी टॉपिक निकालूंगा। देखिए अब जब पी है, अब टॉपिक आता है घर्षण कोण। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जस्ट मिनट, देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? यानी घर्षण कोण। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने से पहले हमको समझना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शंस, है ना। लिमिटिंग यानी सीमांत घर्षण फ्रिक्शन, है ना। इसको बोलते हैं सीमांत घर्षण। देखिए आपने देखा जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, फोर्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण की वैल्यू, फ्रिक्शंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्टेट ऐसी आएगी कि इस फोर्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और ये फ्रिक्शंस काम करना बंद हो जाएगा और गति और जो बॉडी है मूवमेंट करना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, याद रखिए सीमांत घर्षण वह अवस्था होती है जिसके आगे यानी कोई वस्तु गति करने लगती है और अधिकतम घर्षण को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। याद रखिए, यानी कि अधिकतम फ्रिक्शन को ही सीमांत फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आगे कोई भी वस्तु मूवमेंट करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, अब देखिए, अब सीमांत घर्षण प्रोपोर्शनल होता है प्रतिक्रिया बल आर के। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रतिक्रिया बल आर के। तो एफ हटाया मैंने, म्यू आर, जहां पर म्यू क्या है? कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
लिमिटिंग फ्रैक्शन। तो म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। अब देखिए एफ बराबर म्यू आर, ठीक है। तो म्यू बराबर क्या हो गया बेटा? एफ अपॉन आर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सीमांत घर्षण गुणांक, ठीक है। अब देखिए यदि वस्तु जब तक विराम अवस्था में, कैसी विराम अवस्था में, तब तक उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फोर्स, यानी कि स्टैटिक बोलेंगे तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एस और आर, ठीक है। और जब वस्तु मूवमेंट करने लगती है इसको बोलते हैं स्टैटिक घर्षण, ठीक है। और जबकि वस्तु मूवमेंट करने लगती है तो उसको बोलते हैं एफ के बराबर म्यू के आर, यानी इस स्टेट में वस्तु गति करने लगेगी, ठीक है। एफ के बराबर म्यू के आर, ठीक है। चलिए देख लिया, स्टैटिक देख लिया। अब देखिए वस्तु मूवमेंट कब करती है? ये देखिए जब फोर्स एफ एस के बराबर हो, यानी जो बल है एफ एस के बराबर तो गति नहीं करेगी, ठीक है। जबकि एफ का मान अधिक है एफ एस से, तब वस्तु मूवमेंट करेगी, यानी गति करना प्रारंभ कर देगी। थोड़ा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट समझिए इसमें, है ना। इतना समझ में आ गया बेटा? अभी इसी को ले लेता हूं मैं। अब एंगल ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं हम बेटा, है ना। अब जानते हो ये तो आर था ही हमारा, ये पी था। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में जब एफ एस इसके बराबर था, किसके? एफ के बराबर था, ठीक है। सीमांत अधिकतर, ठीक है। घर्षण की अवस्था में एफ एस इसके मध्य में आर और पी के मध्य में कोई एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? आर और पी के मध्य में कोई एंगल बनाता, ठीक है। तो एफ एस टेन थीटा बराबर एफ एस अपॉन आर, ठीक है। देखिए सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण है क्योंकि वस्तु मूवमेंट नहीं करेगी। सीमांत घर्षण की अवस्था में कोई वस्तु जो आर और पी के मध्य में एक एंगल बनाता है, क्या बनाता है? एंगल बनाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रैक्शंस कहते हैं। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? एंगल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो एफ एस बराबर एफ एस बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आर टेन थीटा हो जाएगा। बस टेन थीटा को भी हमें स्टैटिक की बात चल रही थी तो एस लिख सकते हैं बेटा। और जबकि आप जानते हो एफ एस अपॉन आर यही तो है, बराबर टेन थीटा है। लेकिन इससे पहले भी आपने बताया है एफ बराबर क्या होता है बेटा? म्यू आर होता है। तो एफ अपॉन आर बराबर म्यू, एस की बात चल रही तो एस लिख दो इधर, ठीक है। तो फिर इधर भी क्या होगा? एफ एस अपॉन आर इक्वल टू क्या हो सकता है? म्यू एस हो सकता है। इसमें थीटा एस लगा है तो म्यू एस, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू एस। जो टेन थीटा आपके बराबर है किसके बराबर बेटा? म्यू एस के बराबर है। समझ में आया? देखिए यानी कि घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में आपका जो फ्रैक्शन है, घर्षण बल, वह आर और पी के मध्य में एक एंगल बनाता है, ठीक है। इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं? हम घर्षण कोण कहते हैं। तो ठीक है,
टेन थीटा बराबर क्या हो गया बेटा, एफ एस अपॉन आर। वैसे भी आप याद करने का सिंपल सा तरीका है एफ प्रोपोर्शनल मी आर, ठीक है, एफ बराबर म्यू आर, ठीक है। जहाँ उधर कोएफिशिएंट की बात की गई है तो यहाँ एंगल की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए सीमान घर्षण के नियम, सीमान घर्षण के नियम, ठीक है। पहला पॉइंट किया सीमांत घर्षण किसी भी पृष्ठ के या सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। वह सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति जैसे खुरदरा आदि पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि सीमांत घर्षण किसी भी सतह की क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सीमांत घर्षण उस सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे उसका खुरदरा होना, चिकना होना, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरा, सीमांत घर्षण आरोपित प्रतिक्रिया बल के अवलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ठीक है, आरोपित प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है सीमांत घर्षण, ठीक है। सीमांत घर्षण वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आनत तल पर घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शंस ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी है। अब कोई इंक्लाइन प्लेन है आपका, ये उल्टा बता दिया मैंने, चलिए माना सतह से थीटा एंगल बना हुआ है, ठीक है। कोई पृष्ठ जे है और जो झुका हुआ समतल पूरा है, तो वो क्या है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। बात इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे, माना तिरछे, जो आपने देखा तिरछा जो प्लेन होता है उसकी बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। यानी झुके हुए प्लेन की बात, इंक्लाइंड, ठीक है। अब कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, रख दी मैंने, ठीक है। अब द्रव्यमान m है, तो वस्तु का भार होगा कोई ना कोई। वस्तु का भार आपने नीचे की ओर कार्य करेगा mg, ठीक है। क्या कार्य करेगा, भार नीचे की ओर कार्य करेगा। जबकि प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, ठीक है।
आपको पता है ना बेटा, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, अब इस mg के भार के दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ। क्या इसके दो कंपोनेंट, एक जो यानी सतह के लंबवत और एक सतह के समांतर। अब mg के दो कंपोनेंट में डिवाइड किया मैंने इसको, है ना। एक इसको यहाँ लंबवत कर दे रहा हूँ बेटा, है ना। तो mg cos थीटा और एक इसके समांतर। तो समांतर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब देखो बेटा, अब देखिए कोई है ना वस्तु है, यहाँ से लुढ़कने की कोशिश करती है, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, तो जो बल होगा वो तो यहाँ पे कार्य कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन किधर कार्य करेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। कैसे, अपोजिट, जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ लो, माना कोई वस्तु है, कुछ भी कह सकते हैं, किसी प्लेन पर यानी कि झुके हुए प्लेन पर रखी हुई है। कैसे, संतुलन की अवस्था रखी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। कैसा करना, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो जिसका भार क्या है, mg है, जिसका द्रव्यमान m है, तो उसका भार क्या हो जाएगा बेटा, mg हो जाएगा। ठीक है, तो mg सदैव नीचे की ओर कार्य करता है, क्योंकि वो वस्तु ऊपर से नीचे ऊपर रखी हुई है ना इसके, तो भार तो नीचे की ओर कार्य करेगा, तो भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, लेकिन सतह के द्वारा एक अभिलंब क्रिया बल आर कार्य कर रहा है, जो ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ऊपर की ओर। अब इसके जो भार mg है, इसके दो घटकों में डिवाइड कर दिया। किसमें, दो घटकों में। एक mg cos थीटा जो कि सतह के लंबवत है, और दूसरा mg sin थीटा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, संतुलन की अवस्था में तो जी mg sin थीटा जो होगा वो क्या होगा, fs के बराबर हो जाएगा। किसके, fs के। ठीक है, और दूसरा तुम्हारे पास r बराबर क्या होगा, mg cos थीटा होगा। क्या होगा बेटा, r बराबर mg cos थीटा। और संतुलन की अवस्था में है तो कोई बाह्य बल तो जीरो हो गया। कैसा हो गया, कोई संतुलन की अवस्था में तो नेट बल जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा, क्यों, मूवमेंट तो हो नहीं रहा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, fs माइनस mg sin थीटा इक्वल टू जीरो, पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी लिख लो, इसे इक्वेशन 1 बना लो। दूसरी लिख लो, r बराबर mg cos थीटा, सॉरी r माइनस mg cos थीटा इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया। अब पहली इक्वेशन से खोलोगे इसको, fs बराबर क्या हो गया, म्यू एस r इक्वल टू कर दो mg sin थीटा, कर दो mg sin थीटा। ठीक है, और दूसरा क्या है, आर एम जी, ये डिवाइड कर दीजिए दोनों को। और देखिए एफ एस वाला म्यू आर लिख दिया बस मैंने इसमें, एफ एस माइनस एम जी साइन थीटा जीरो, तो एफ एस वाला क्या हो गया, एम जी साइन थीटा हो गया, और एफ एस वाला क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। तो आर बराबर क्या हो, और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एम जी, आर बराबर दोनों पॉइंट एम जी कॉस थीटा है ना बेटा, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी से एम जी कैंसिल करो, आर से आर कैंसिल करो, म्यू एस बराबर टेन थीटा। तो यही आपका निकल के आ गया, आपका म्यू एस बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब स्टैटिक की बात चल रही थी, तो अब इसको भले ही आप एस से शो कर दो, साइन थीटा एस कॉस थीटा एस, और इसको साइन थीटा तो कॉस थीटा एस। ठीक है, जब स्टैटिक की बात चल रही है। ठीक है, तो वही निकल के आया म्यू एस बराबर टेन थीटा एस। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थोड़ा कंसेप्चुअल था, थोड़ा समझने में एक के बाद दूसरी बार भी एक बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है ये टॉपिक। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिपीट करा देता हूँ इसी को। देखिए
पूरा चैप्टर दोबारा से एक बार बता दे रहा हूँ। माना कोई पिंड है किसी सतह पर रखा हुआ है, कोई यह गुटका है सतह पर रखा हुआ है, ठीक है, तो गुटके का भार नीचे की ओर mg कार्य करेगा, ठीक है, जबकि इसी सतह से अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर कार्य करता है। कैसे? ऊपर की ओर, ठीक है। तो r बराबर क्या होता है बेटा? mg हो जाता है, बिल्कुल पैरेलल हो गया। लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा मैं झटका देता हूँ, कैसे थोड़ा सा देता हूँ, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा अपनी जगह से हिलता है, और अपनी जगह हिलता है लेकिन मूवमेंट नहीं हो पाता, नहीं अर्थात गति नहीं हो पाती है। गति नहीं हो पाती तो थीटा अपनी पहली वाली पोजीशन से थीटा एंगल बना लेता है। क्या बना लेता है? पहली वाली पोजीशन से थीटा एंगल बना लेता है। तो इसकी स्थिति यहाँ पे हो गई। बाद में इसको मैं दो घटकों में डिवाइड कर देता हूँ। पी को दो घटकों में, एक पी बराबर mg cos थीटा हो जाएगा, जो ठीक है, पी को दो घटकों में डिवाइड किया, एक पैरेलल और एक ये देखिए परपेंडिकुलर, एक पैरेलल एफएस और दूसरा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो किया यानी लंबवत और समांतर एफएस दिया और लंबवत आर दिया। तो आर बराबर क्या हो गया? mg हो गया। एफएस इक्वल टू एफ, जो एफएस इक्वल टू एफ होगा, तो यानी इस एफएस यानी कि सीमांत घर्षण के द्वारा ही इसको संतुलन की अवस्था में लाया जाता है। तो एफ एस इक्वल टू एफ होता है और आर इक्वल टू mg होता है। सीमांत घर्षण को जहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से, यानी कि कोई वस्तु जब तक विराम यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, और तो जैसे जैसे फोर्स लगाएंगे इसका मान भी यानी घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक स्टेट ऐसी आती है कि वो घर्षण यानी कि गति मूवमेंट कर यानी वस्तु मूवमेंट करने लगती है, अर्थात उससे ज़्यादा सीमा घर्षण बल नहीं पहुंच पाता। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं, ठीक है, या सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायनामिक एक स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक और गतिक। यानी विराम अवस्था के दौरान लगने वाला जो घर्षण होता है उसको एफएस यानी कि स्टैटिक कहते हैं, और गति के दौरान लगने वाले घर्षण को हम क्या कहते हैं? गतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो घर्षण होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी किसी भी सतह के एरिया पर निर्भर नहीं करता है, वह सतह की नेचर पर निर्भर करता है, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी प्रकृति यदि उसकी खुरदरी है या चिकनी है इस पर निर्भर करता है। वह वस्तु के नेचर पर डिपेंड करता है, वस्तु कैसी है, उसकी खुरदरी है या कैसी है, चिकनी है, इस पर निर्भर करता है। वह ए प्रोपोर्शनल आर, वो यानी कि जो फ्रिक्शन होता है वो किस पर निर्भर करेगा? प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन मैंने बताई थी आपको। अब देखिए एप्लीकेशन से डेली जीवन है ना, एप्लीकेशन देखिए आप। पहला, हम लोग देखते हैं, हम लोग चलते हैं पैदल, क्या फ्रिक्शन के कारण ही तो चल पाते हैं? आपने देखा बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में पानी पड़ा हुआ तो फिसलने के चांस रहते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शंस कम हो जाता है। यानी फ्रिक्शन यदि सही है फ्रिक्शंस, तो हम आसानी से चल पाते हैं। चल पाते नहीं चल पाते? यदि फ्रिक्शंस नहीं होगा तो कैसे चल पाएंगे हम, बताइए। कागज़ है, कागज़ पर हम लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि कागज़ पर इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि उसमें ही फ्रिक्शंस होता है, घर्षण होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चिकने सीधे लिखते चले गए, ठीक है। आपने देखा साइकिल है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, रोड पे चल लेती है, फिसलती नहीं है। क्यों नहीं फिसलती? क्योंकि सड़क और पहियों के मध्य में भी फ्रिक्शंस कार्य करता है। यानी दैनिक जीवन में सभी जगह फ्रिक्शंस कार्य करता है, किसी न किसी पोजीशन पे वह फ्रिक्शन कार्य करता है, जिसके कारण दैनिक जीवन में हम अक्सर फ्रिक्शंस को देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए फ्रिक्शन से लॉस क्या होता है। लॉस क्या होता है? देखो आपने देखा चाहे बस कोई भी बॉल फेंको, यदि चिकनी सतह होगी तो थोड़ा सा पुश कर दो, बॉल लंबी दूरी पे चली जाएगी। लेकिन जब खुरदरी सतह होगी, रफ एरिया होगा, तो क्या होगा? बॉल रुकेगी, फोर्स अधिक लगाना पड़ता है, अर्थात अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जहाँ फ्रिक्शंस है तो वहाँ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक कार्य करना पड़ता है ना, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपने देखा जहाँ भी फ्रिक्शंस होगा वहाँ भी नट बोल्ट वगैरह है,
वहाँ घिस जाते हैं। क्या होता है? घिस जाते हैं, नट बोल्ट जल्दी घिस जाते हैं जहाँ भी फ्रिक्शंस होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जहाँ भी फ्रिक्शंस होता है पुर्जों के मध्य में, बोल्टों के मध्य में, तो वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? लुब्रिकेंट एक लिक्विड होता है, उसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये आपके दैनिक जीवन में कुछ बेनिफिट्स है, कुछ लॉस है। और चलिए, इसके अतिरिक्त जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।